आज हम भारतीय राजनीति की उस मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर पर्दे के पीछे काम करती है। हम सब चुनाव के दौरान भाषण, रैलियां और बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो देखते हैं, लेकिन वो कौन सी रणनीति है जो इस माहौल को असल में ईवीएम के बटन तक ले जाती है? और उससे भी बड़ी बात, जीतने के बाद उस जीत को संभाला कैसे जाता है? हमारे पास जो स्रोत हैं वो किसी राजनीतिक रणनीतिकार की डायरी जैसे लगते हैं। इनमें बूथ लेवल की छोटी छोटी तरकीबों से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव बनाने की बड़ी योजनाओं तक का जिक्र है। आज हमारी कोशिश रहेंगे कि हम राजनीति के इस पूरे खेल के पीछे के मैनेजमेंट और क्या कहते हैं मनोविज्ञान को परत दर परत खोल कर देखें। मुझे लगता है ये एनालिसिस इसलिए भी मजेदार है क्योंकि ये हमें राजनीति के शोर और व्यवस्था के बीच का फर्क समझने में मदद करेगा। हम उन साइलेंट लेकिन बेहद असरदार रणनीतियों पर बात करेंगे जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं आती, पर चुनावी नतीजों और सरकार चलाने के तरीके पर सबसे गहरा असर डालती हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सोर्सेज में एक लाइन है और उसने मेरा ध्यान खींचा। लिखा है, हवा कितनी भी तेज हो, अगर वोट डलवाने वाली टीम नहीं है तो सब बेकार है। इसका मतलब तो साफ है कि बड़ी बड़ी रैलियों से भी ज्यादा जरूरी जमीन पर काम करने वाली टीम है। बिल्कुल, असल खेल तो बूथ पर ही होता है। अच्छा। और देखिए, यहीं पर वो मॉडल आता है जिसे हमारे स्रोत भारतीय चुनावों का सबसे कामयाब जमीनी मॉडल बताते हैं। ये पन्ना प्रमुख वाला मॉडल है ना? हाँ, वही पन्ना प्रमुख मॉडल। सुनने में ये बहुत बहुत आसान लगता है, लेकिन इसकी कारीगरी बहुत गहरी है। आप कल्पना कीजिए कि वोटर लिस्ट का हर एक पन्ना, जिस पर आमतौर पर 30 से 50 वोटरों के नाम होते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति को दे दी जाती है। तो मतलब ये सिर्फ चुनाव के दिन पर्ची बांटने का काम नहीं है, ये तो एक तरह से माइक्रो लेवल पर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हुआ। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उस पन्ना प्रमुख का काम सिर्फ चुनाव के दिन याद दिलाना नहीं है, उसका काम है उन 30-50 लोगों से लगातार संपर्क में रहना। ये जानना कि किसका क्या मुद्दा है, कौन सरकार के काम से खुश है, कौन किसी छोटी सी बात से नाराज है। उसे ये भी पता होता है कि इन 50 में से कौन पक्का समर्थक है, कौन विरोधी और कौन दुविधा में है। और सबसे जरूरी, उसे ये पता होता है कि वोटिंग के दिन किसे घर से हाथ पकड़कर बूथ तक ले जाने की जरूरत पड़ेगी। ये एक तरह का हाइपर लोकल मैनेजमेंट है। हाँ, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इन स्रोतों में एक और दिलचस्प शब्द है, लाभार्थी संपर्क। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति जैसे बड़े मुद्दों से ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है कि वोटर को व्यक्तिगत तौर पर क्या मिला। क्या ये सच है? हाँ, क्योंकि राजनीति का मनोविज्ञान यही कहता है कि इंसान आखिर में अपने निजी हित के बारे में सबसे पहले सोचता है। एक आम वोटर के लिए ये जानना ज्यादा मायने रखता है कि उसके घर में नल से पानी आया या नहीं, उसे सस्ता राशन मिला या नहीं, बिल्कुल, या उसके बच्चे सुरक्षित स्कूल जा पा रहे हैं या नहीं। लाभार्थी संपर्क का मतलब ही यही है, वोटर को यह याद दिलाना कि मौजूदा सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा उसे व्यक्तिगत रूप से मिला है। तो ये एक तरह से उम्मीद और डर का कॉकटेल बनाने जैसा है कि ये फायदे मिलते रहेंगे अगर हम सत्ता में रहे, और अगर कोई और आया तो शायद ये बंद हो जाए। बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक टूल है। एक तरफ आप उन्हें मिले हुए लाभ गिनाते हैं और दूसरी तरफ एक हल्का सा डर पैदा करते हैं कि गलत फैसला लेने पर यह सब छिन सकता है। ये वोटर को एक व्यक्तिगत हिस्सेदार बनाता है, सिर्फ एक नागरिक नहीं। ये लाभार्थी संपर्क और व्यक्तिगत कनेक्शन तो ठीक है, लेकिन चुनाव वाले दिन तो सब कुछ बदल जाता है, माहौल बहुत तनाव भरा होता है। क्या स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि डी डे पर यानी वोटिंग के दिन भीड़ को बूथ तक लाने के लिए कोई खास मनोविज्ञान इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। अच्छा। पहला है डी डे मोबिलाइजेशन। इसका लक्ष्य होता है कि सुबह 10-11 बजे तक ही अपने पक्के समर्थकों का ज्यादा से ज्यादा वोट डलवा दिया जाए। अच्छा। इससे एक शुरुआती बढ़त का माहौल बनता होगा। हाँ। फिर दोपहर में उन लोगों के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है जो अभी तक वोट डालने नहीं निकले हैं। और दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा पूरी तरह मनोविज्ञान से जुड़ा है, जिसे स्रोत बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं। जब दोपहर तक ये हवा बन जाती है कि एक पार्टी जीत रही है, तो जो तटस्थ वोटर हैं जो फैसला नहीं कर पा रहे, हाँ, वो सोचने लगते हैं कि हारने वाली पार्टी को वोट देकर अपना वोट खराब क्यों करना, चलो जीतने वाले के साथ ही चलते हैं। अच्छा, ये एहसास कि बाकी सब तो हार रहे हैं कई इंडिसिसिव वोटरों को अपनी तरफ खींच लेता है। बिल्कुल। और जब ये सब भी काम ना करें, तब आखिरी हथियार इस्तेमाल होता है, भावनात्मक अपील।
जब सारे तर्क, सारे आंकड़े खत्म हो जाते हैं, तब नेता जनता से सीधा भावनात्मक रिश्ता जोड़ता है। जैसे ये चुनाव मेरा नहीं, आपके बच्चों के भविष्य का है। हाँ, जैसा कि स्रोतों में कहा गया है, तर्क आपको सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन भावना वो आपको घर से निकालकर वोटिंग मशीन का बटन दबाने पर मजबूर करती है। ठीक है, तो ये सब करके चुनाव तो जीत लिया, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा कह सकते हैं चौंकाने वाली लगी इन सोर्सेज में, वो ये थी कि उनके मुताबिक असली लड़ाई तो नतीजे आने के बाद शुरू होती है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। मतलब जीत के बाद कैसी लड़ाई? ये आज की राजनीति का सबसे बड़ा सच है, और यहीं पर मौन बहुमत यानी साइलेंट मेजॉरिटी बनाम मुखर अल्पसंख्यक यानी वोकल माइनॉरिटी का सिद्धांत सामने आता है। अच्छा, स्रोत बताते हैं कि जिस आम आदमी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, जो सरकार के काम से संतुष्ट है, वो सड़क पर आकर नारे नहीं लगाता, वो चुपचाप अपना काम कर रहा है। वो है मौन बहुमत। तो फिर शोर कौन मचा रहा है? शोर वो मुखर अल्पसंख्यक मचाता है जो सत्ता से बाहर है या सरकार की नीतियों से असहमत है। ये छोटा समूह मीडिया, सोशल मीडिया और सड़कों पर बहुत सक्रिय होता है। इसकी वजह से एक परसेप्शन वॉर शुरू हो जाता है। मतलब जमीनी हकीकत शायद कुछ और हो, लेकिन टीवी और ट्विटर पर ऐसा माहौल बनाया जाता है मानो हर तरफ हाहाकार मचा है। बिल्कुल, जैसा कहते हैं ना, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, ये कुछ वैसा ही है। इन हमलों का एक पैटर्न भी बताया गया है, जैसे विपक्ष का दोहरा मापदंड। जब वे किसी राज्य में जीतते हैं तो ईवीएम और चुनाव आयोग ठीक होते हैं, और जब हारते हैं तो वही ईवीएम हैक हो जाते हैं। हाँ, यह आयोग पक्षपाती हो जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात तो वाकई सोचने वाली है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, या स्रोत बताते हैं कि संस्थानों पर इस तरह लगातार सवाल उठाने का कोई गहरा और ज्यादा खतरनाक असर भी होता है? इसका बहुत गहरा और खतरनाक असर होता है। सबसे बड़ा खतरा है सिस्टम पर से आम आदमी के भरोसे का खत्म हो जाना। लोकतंत्र भरोसे पर चलता है। चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा, न्यायपालिका पर भरोसा, जांच एजेंसियों पर भरोसा। हाँ, अगर जनता के मन में ये बैठ गया कि चुनाव तो सेटिंग से जीते जाते हैं या अदालतें निष्पक्ष नहीं हैं, तो ये लोकतंत्र को अराजकता की तरफ धकेल सकता है। तो क्या इसका कोई बचाव नहीं है? क्या ये संस्थाएं इतनी कमजोर हैं? नहीं, यहीं पर स्रोत एक उम्मीद की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि भारत की संस्थाएं बहुत मजबूत जड़ों वाली हैं, और दूसरी बात, जनता भी अब इतनी समझदार हो चुकी है कि वो इस भेड़िया आया वाली कहानी के पैटर्न को समझने लगी हैं। अच्छा, वो देखती है कि जब उन्हीं संस्थाओं के फैसले विपक्ष के पक्ष में आते हैं तो वही संस्थाएं हीरो बन जाती हैं। इस लगातार दोहरे मापदंड से विपक्ष अपनी ही विश्वसनीयता खो देता होगा। बिल्कुल, लोग अब आलोचना और बदनामी के बीच का महीन फर्क पहचानने लगे हैं। ठीक है, तो ये परसेप्शन वॉर तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये है कि एक चुनी हुई सरकार इस लगातार हो रहे शोर और हमलों से निपटे कैसे? क्या इसका कोई तोड़ है जो इन स्रोतों में बताया गया हो? हाँ, और सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली जवाब जो स्रोत देते हैं वो है काम का शोर सबसे ऊंचा होता है। इसका सीधा मतलब है कि आलोचना का सबसे प्रभावी जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, बल्कि डिलीवरी से दिया जाता है। मतलब जब लोगों के बैंक खाते में पैसा पहुंचता है, जब उनके गांव तक पक्की सड़क बनती है, जब उन्हें सुरक्षा का एहसास होता है, तो विपक्ष का मचाया हुआ शोर उन्हें अपने आप बेमतलब लगने लगता है। ये कहावत तो हम सबने सुनी है, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। लेकिन इसे एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखना मजेदार है। पर क्या ये इतना आसान है? क्या सिर्फ काम करते रहने से परसेप्शन की लड़ाई जीती जा सकती है, खासकर आज के सोशल मीडिया के जमाने में? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और स्रोत भी मानते हैं कि सिर्फ काम करना काफी नहीं है, उस काम का सही तरीके से प्रचार करना भी उतना ही जरूरी है। यहीं पर सीधे संवाद की रणनीति आती है, खासकर तब जब आपको लगे कि मुख्य धारा का मीडिया या सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आपके खिलाफ काम कर रहा है। हाँ, आपकी बात को या तो दबा रहा है या तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। तो ऐसे में सरकार क्या कर सकती है अगर मीडिया ही आपकी बात न दिखाए तो? तब आपको पारंपरिक और बुनियादी तरीकों पर लौटना पड़ता है, जो आज भी सबसे असरदार हैं। स्रोत 3 मुख्य तरीकों का जिक्र करते हैं। पहला है मुख संवाद, यानी वर्ड ऑफ माउथ, यानी लोगों का आपस में बात करना, जिस पर हम फेसबुक पोस्ट से ज्यादा भरोसा करते हैं। बिल्कुल, एक संतुष्ट लाभार्थी जब अपने 10 पड़ोसियों को बताता है कि उसे क्या फायदा मिला, तो उसका असर किसी भी टीवी विज्ञापन से ज्यादा होता है। सही बात है। दूसरा तरीका है डार्क सोशल का इस्तेमाल, जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम।
यहाँ कोई एल्गोरिथम आपकी बात को रोक नहीं सकता। आप अपना संदेश सीधे लोगों के फोन के इनबॉक्स तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, और तीसरा, जब सब कुछ फेल हो जाए तो सबसे पुराना तरीका छोटी बैठकें और पैम्फलेट्स, 10-15 लोगों के साथ नुक्कड़ सभा करना और आसान भाषा में अपनी बात समझाना। कागज पर छपी बात को आज भी लोग गंभीरता से पढ़ते हैं। बातचीत और संवाद तो ठीक है, लेकिन जब हमले बहुत ज्यादा निजी, झूठे या संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हों, तो क्या कोई कानूनी रास्ता भी है? क्या इन स्रोतों में इसका कोई जिक्र है? हाँ, बिल्कुल जिक्र है। स्रोत बताते हैं कि भारत में कानून इस मामले में बहुत सख्त हैं। अगर कोई अदालत के फैसलों पर कीचड़ उछालता है या जजों पर झूठे आरोप लगाता है तो अदालत की अवमानना का कानून है। हाँ। संसद के पास भी नियम है कि अगर कोई सांसद सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए तो उसे निलंबित किया जा सकता है। हाल ही में आई भारतीय न्याय संहिता में भी मानहानि के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं, जिसमें दोषी पाए जाने पर सदस्यता तक जा सकती है। तो फिर सरकारें इन कानूनों का खुलकर इस्तेमाल क्यों नहीं करती? यहीं पर राजनीति का एक और पेच है। स्रोत बताते हैं कि इन कानूनों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर एक नपे तुले जोखिम के तौर पर किया जाता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि अगर सरकार हर आलोचना पर कानूनी कार्रवाई करने लगे तो उस पर तुरंत लोकतंत्र को दबाने और आपातकाल जैसे हालात बनाने का आरोप लग जाएगा। अच्छा, तो विपक्ष अक्सर इसी मौके का इंतजार करता है ताकि वो विक्टिम कार्ड खेल सके। बिल्कुल, वो ये नैरेटिव बना सके कि देखिए, सरकार सच की आवाज को दबा रही है, हमें बोलने नहीं दे रही है। तो ये एक तरह की दुविधा है। कानून तो है, लेकिन उनका इस्तेमाल करने से आप पर ही तानाशाही का आरोप लग सकता है। बिल्कुल। इसीलिए ज्यादातर सरकारें और राजनीतिक दल इस लड़ाई को असली अदालत के बजाय जनता के अदालत में लड़ना बेहतर समझते हैं। वो कानूनी कार्रवाई के बजाय अपने काम और अपने संवाद से विपक्ष के आरोपों का जवाब देना पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इन सोर्सेज से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि राजनीति सिर्फ 5 साल में एक बार चुनाव लड़ने और जीतने का नाम नहीं है। ये तो एक 24/7 चलने वाला काम है। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो पन्ना प्रमुख के घर घर जाकर संपर्क करने से शुरू होती है, चुनाव जीतने के बाद परसेप्शन वॉर से गुजरती है और फिर शासन चलाते हुए अपने काम को जनता तक पहुंचाने की चुनौती से जूझती है। ये पूरी प्रक्रिया शोर बनाम काम और आरोप बनाम परिणाम के बीच एक संतुलन साधने की कला है। सही कहा। और शायद इन सभी सोर्सेस का जो निचोड़ है वो एक ही लाइन में है कि असली ताकत उस मौन मतदाता के हाथ में है। बिल्कुल, अंत में वही फैसला करता है, टीवी के बहसों, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स या सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों से नहीं, बल्कि वोटिंग मशीन का बटन दबाकर। हाँ, उसकी चुप्पी में ही सबसे बड़ा फैसला छिपा होता है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों के मुताबिक लोकतंत्र की असली शक्ति न सरकार के पास है, न विपक्ष के पास और न ही मीडिया के पास। वो उस मौन मतदाता के पास है जो चुपचाप सब कुछ देख रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के इस शोर शराबे से भरे राजनीतिक माहौल में उस मौन मतदाता की असली जरूरतों और आवाज को सही मायने में सुना जा रहा है, या उसे सिर्फ हर 5 साल में एक बार इस्तेमाल होने वाला एक चुनावी औजार मान लिया गया है।